स्वागत है स्टूडेंट्स। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है 2 point masses of 3 kg and 6 kg are attached to opposite ends of horizontal spring whose spring constant is 300 Newton per meter as shown in the figure. The natural vibration frequency of the system is approximately. तो ये 6 kg हो गया, ये 3 kg हो गया, दोनों को जोड़ दिया स्प्रिंग के साथ। कितना है स्प्रिंग कांस्टेंट? 300। तो देखो, अगर तुम डायरेक्ट फॉर्मूला यहाँ पे लगाना चाहते हो तो वो भी बता दे रहे हैं, साथ में उसका जो डिटेल मेथड होगा वो कैसे निकलेगा उसको भी डिस्कस करेंगे। तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला हम लोग यहाँ लगा सकते हैं। टाइम पीरियड इक्वल्स टू 2 पाई रूट अंडर म्यू बाई के। ये जहाँ पे म्यू को हम कहते हैं m1 m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, इसको हम कहते हैं रिड्यूस्ड मास। अब तुम यहाँ पे m1 का वैल्यू, m2 का वैल्यू, k का वैल्यू सब दिया हुआ है, तो टाइम पीरियड निकल जाएगा, सारा वैल्यू उसको रख देंगे यहाँ पे और फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। बट ये जो म्यू है ये कहाँ से आता है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, पहले हम लोग उसको समझ लेते हैं। अगर आप उसको जानते हैं तो लास्ट में स्किप करके सॉल्यूशन देख सकते हैं। ओके, चलो देखते हैं अब इसको। देखो, एक्चुअल में क्या है कि जैसे मान लो कि एक ब्लॉक है जिसका मास है m1 और ये एक इस तरह से दूसरा ब्लॉक के साथ जुड़ा हुआ है जिसका मास m2 है। इसको ऑसिलेट करा के छोड़ दिया गया। तो ये जो दोनों मास है ये अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट ऑसिलेशन करेगा, क्योंकि यहाँ पर हम इनका ऑसिलेशन देख रहे हैं जिसमें कि एक्सटर्नल फोर्स एब्सेंट है। ठीक है, कोई भी रेजिस्टेंस का फोर्स यहाँ पे उत्पन्न नहीं हो रहा है, तो एक्सटर्नल फोर्स क्या हो गया? जीरो हो गया। तो जो सेंटर ऑफ मास है उसका डिस्प्लेसमेंट कैसे होगा? क्योंकि सेंटर ऑफ मास तभी डिस्प्लेस करता है जब एक्सटर्नल फोर्स लगे। तो मान लो कि इनका जो सेंटर ऑफ मास है वो यहाँ पे है, यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ मास है, इसको 0,0 मान लो, और इसको मान लो L1, इसको मान लो L2, और टोटल लेंथ को मान लो L1 प्लस L2 बराबर L। ठीक है, तो इसके बाद हम क्या करते हैं कि पहले L1 और L2 का वैल्यू यहाँ पे निकाल लेते हैं। ठीक, तो इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? -L1,0, और इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? L2,0। तो ये फॉर्मूला लगाओ, डेल्टा एक्स सी ओ एम बराबर m1 x1 प्लस, एक मिनट, m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ये फॉर्मूला लगाओ। देखो, डेल्टा एक्सियम तो जीरो होगा, उसका कोई मूवमेंट होगा नहीं, और m1 इंटू इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है एक ब्लॉक का, तो -L1 मान लो, प्लस m2, इसका कितना डिस्प्लेसमेंट देख रहे हैं हम लोग? L2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ठीक है, तो यहां से हमको ये पता चलिए कि m1 L1 प्लस m2 L2 बराबर है m1 L1 और m2 L2 बराबर है। तो अगर हम इसको इस इक्वेशन में पुट कर दें, देखो L1 प्लस L2 के जगह पे m1 L1 डिवाइडेड बाई m2 रख दो, इस वाले इक्वेशन से कर सकते हैं। L1 प्लस L2 बराबर L। अब यहाँ से L1 कॉमन ले लो, तो 1 प्लस m1 बाई m2 बराबर L होगा, फिर एलसीएम ले लो, m2 प्लस m1 बाई m2 बराबर L हो जाएगा। यहाँ से तुमको पता चल चुका है कि L1 का वैल्यू हो जाएगा m2L डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। सेम उसी तरह से L2 का वैल्यू हो जाएगा m1L डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। क्लियर है? ये इस तरह से आ जाएगा।
अब इतना निकालने का फायदा क्या है? देखो एक्चुअली हम इस पूरे कॉम्बिनेशन का टाइम पीरियड कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो टाइम पीरियड हम तभी निकाल पाएंगे जब हम ये फॉर्मूला लगाएंगे 2 पाई रूट अंडर m/k, जहाँ पे हमको के का वैल्यू पता होना चाहिए कितना है नहीं है, ये थोड़ा देर बाद बताएंगे। अभी तक जो बताया वो समझ आ गया होगा। अब L1 L2 जब हम निकाल लिए, ठीक है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं K1 L1 = KL और K2 L2 = KL। ये कैसे लिख रहे हैं भाई? तो देखो, जिसका लेंथ L1 है उसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 मान ले रहे हैं, और जिसका लेंथ L2 है उसका स्प्रिंग कांस्टेंट K2 मान ले रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? ताकि हम इन दोनों को एक अलग अलग स्प्रिंग कंसिडर कर लें और दोनों का टाइम पीरियड हम निकाल लें। क्लियर है? तो दोनों का टाइम पीरियड क्या होगा उसके लिए हम ऐसा कर रहे हैं, ताकि हमको K1 K2 पता चले। तो यहाँ से हमको K1 का जो वैल्यू है वो मिल जाएगा KL/L1। ठीक है, तो K1 का वैल्यू हो जाएगा KL/L1। L1 कितना था? M2L डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। L कट जाएगा तो क्या बचेगा? M1 प्लस M2, M1 प्लस M2 इंटू K/M2, ये बचेगा। ठीक है, तो अगर सपोज करो कि हम इसको एक अलग स्प्रिंग माने और ये सेंटर ऑफ मास के अबाउट ऑसिलेशन कर रहा है, तो इसका टाइम पीरियड क्या होगा? 2 पाई रूट अंडर मास कितना उसका M1 डिवाइडेड बाई K निकाला हमने, K1 कितना आया? M1 M2 इंटू K डिवाइडेड बाई M2, ये आया टाइम पीरियड। अब तुम बात को समझो यहाँ पे कि इसको भी हमने दूसरा स्प्रिंग माना था जिसका टाइम पीरियड भी सेम होगा जो पहले के है, क्योंकि दोनों एक ही सिस्टम का हिस्सा है और एक सेंटर ऑफ मास के अबाउट ऑसिलेशन कर रहा है। तो जो टाइम पीरियड उसका आएगा वही इसका भी आना चाहिए। तो चेक करते हैं। तो K2 = हो जाएगा KL/L2। तो टाइम पीरियड इक्वल्स टू हो जाएगा 2 पाई रूट अंडर M2/K2। M2/K2, K2 कितना है? KL/L2। L2 कितना था? M1L/M1 प्लस M2, यहाँ से भी L कटेगा और K2 का वैल्यू आ जाएगा KM1 प्लस M2 डिवाइडेड बाई M1। अब तुम दोनों को मैच करो, इस वाले टाइम पीरियड को इस वाले टाइम पीरियड को, बिल्कुल सेम है। पूरा सिस्टम का भी टाइम पीरियड वही आएगा। अब यहाँ पर जो नोटिस करने वाली बात है वो ये है कि इसमें तुम ढूंढो और इसमें तुम ढूंढो, तो तुमको ऐसा कुछ दिखाई देगा। देखो, T = 2 पाई रूट अंडर M1 M2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 अपॉन K, ऐसा कुछ दिखेगा। देखो, M1 M2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 और इसके नीचे K दिख रहा है। तो ये जो पोर्शन आया है निकल करके, ये वाला, यही रिड्यूस्ड मास कहलाता है। और जब इस तरह का क्वेश्चन आता है तो हम लोग इसको डायरेक्ट यूज कर लेते हैं, यहाँ पे m की जगह पे म्यू लिख करके। और म्यू का वैल्यू कितना होता है? M1 M2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम रिड्यूस्ड मास कॉन्सेप्ट कहते हैं। अब आपका जो प्रॉब्लम है वो क्लियर हो गया होगा, इसको मिटाने जा रहे हैं हम। तो अब मेरा जो क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा इस तरह से होगा, 2 पाई रूट अंडर म्यू/K, जहाँ पे म्यू को हम ले लेंगे M1 M2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। M1 M2 कितना है? 3 × 6 डिवाइडेड बाई 3 + 6, 18/9, 2 आएगा। और यहाँ रख देंगे 2 पाई रूट अंडर 2 अपॉन K का वैल्यू 300। ठीक है, तो ये आ गया 2 पाई रूट अंडर 1/150। अब हम इसको फ्रीक्वेंसी को रेसिप्रोकल करके लिखेंगे 1/T का। तो ये हो जाएगा 1/2 पाई रूट अंडर 150, रेसिप्रोकल कर दिया। देखो, रूट अंडर 150 को ऐसे लिख सकते हैं, 25 × 6, 25 × 6 डिवाइडेड बाई 2 पाई। 25 का रूट कितना हो जाएगा? 5। और 6 का रूट लगभग कितना होगा? 2 या 2.5 के आसपास कुछ ऐसा होगा, 2.5 या 2.3। एक बार 25 × 25 करो, 625 आता है, तो उससे थोड़ा सा कम ही लेंगे, है ना, उससे कम ही लेंगे। तो मान लो हमें 1 मिनट, तो हम इसको ले लेते हैं
√6 को 2.4 के आसपास, ठीक है, 2.4 के आसपास, अपॉन 2 पाई, पाई को लिख देते हैं 3.14। अब देखो ऊपर में 2.4 आया, तो 2.4 जो आया है उसको तो मल्टीप्लाई कर दो 5 से, तो 12 हो जाएगा। और नीचे जो 2 × 3.14 है, ये लगभग 6.2 हो जाएगा। तो इसको डिवाइड करो 12/6.2, तो ये लगभग 1.9 आएगा, जिसको हम लोग 2 हर्ट्ज के आसपास बोल देंगे, ठीक है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 2 हर्ट्ज। आई होप आप ये मेथड समझ पाए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।